हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था स्थानीय पौने और हम लोग क्षेत्रीय पौनों के बारे में पढ़ रहे थे। क्षेत्रीय पौनों में हमारा हो गया था कौन कौन सा सागर समीर और स्थल समीर और घाटी समीर पर्वत समीर हो गया था। जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ने वाले थे। जेट स्ट्रीम जो होता है ये मेंस और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जेट स्ट्रीम एक भूविक्षेपीय पवन है जो कि जिसका निर्माण होता है विसर्पण त्रियामी की तरह होता है। अभी इसमें समझ में आएगा कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भू विक्षेपण क्या होता है। तो जैसे मान लिया पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो इधर चल रही है जब पौने, तो क्या होता है फेरल का नियम कहता है जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में तो वो दाईं ओर मुड़ जाती है। तो जब दाईं ओर मुड़ी और इस लो प्रेशर के समांतर हो गई तो इसे कहते हैं भू विक्षेपीय पौन। समांतर दाब के सापेक्ष पूरा समांतर हो गई, दाब के सापेक्ष इधर पूरा एकदम, तो इसे कहते हैं भूविक्षेपीय पवन। और यही भूविक्षेपीय पवन जो है जेट स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। आकाश में ये जो है इस तरह से चलती हैं, जैसे मान लिया इधर से गई आकाश में उतने ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर ऐसे करके चलती हैं। और ये ऊपर नीचे तो चलती हैं लेकिन इनकी दिशा भी अलग रहती है। अभी 3D तो है नहीं ना, 3D में बताता कि मतलब एक इधर चली तो उधर पहुंच गई ऊपर, फिर नीचे इधर दूसरी दिशा में नीचे आई, फिर ऐसे करके मतलब अभी मेरा हाथ जो है कैसे मैं करूँ, जैसे ऊपर तो जा रही हैं, ऊपर गई लेकिन ऊपर जाने के साथ दूसरी दिशा में जा रही हैं, फिर नीचे आई दूसरी दिशा में, फिर ऊपर गई दूसरी दिशा में, मतलब आगे पीछे करके। जैसे ऊपर गई तो ये ऊपर एकदम इसी की डायरेक्ट ऊपर नहीं गई, मतलब तिरछा ऊपर गई उधर दूर साइड में 3D में। जैसे मान लिया एक लाइन है आकाश, आकाश मान लिया इस तरह से आकाश इतना 4 लाइन है आकाश का, तो जेट धारा ऐसे गई इस लाइन पे, फिर ऐसे नीचे आ गई दूसरी लाइन पे, फिर ऊपर ऐसे करके। तो मतलब खाली ऊपर नीचे नहीं जा रही हैं बल्कि आगे पीछे भी हो रही हैं थोड़ी बहुत जेट पौने, और तेजी से 16 किलोमीटर के रेंज में ये बहती हैं पौने, जेट पौने। तो जेट पौने कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा देखिए। ऊपरी क्षोभ मंडल में क्षोभ सीमा के समीप त्रिआयामी विसर्पण करते हुए, त्रिआयामी माने ऊपर नीचे तो जा रही है लेकिन आगे पीछे भी, थोड़ा ऊपर जाते समय थोड़ा आगे हो जा रही है और इधर आते समय उधर आगे हो जा रही है और नीचे आते समय थोड़ा पीछे हो जा रही है। तो इस तरह से त्रियामी विसर्पण करती हुई एक निश्चित पेटी में संचरित तीव्रगामी भूविक्षेपीय पौने जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। ये बहुत तीव्रगामी भूविक्षेपीय पौने होती हैं। फिर सर्वप्रथम इनकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी बम वर्षक विमान चालकों द्वारा की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिकी बम वर्षक विमान चालक फेंक रहे थे बम, तब उस टाइम इसकी खोज की गई थी। परंतु जलवायु एवं मौसमी दशाओं के प्रभाव से के साथ इन पर विस्तृत अध्ययन पीटरसन महोदय ने किया था। पीटरसन ने इसका अध्ययन किया था। जेट धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, जब दो पृथक समूह वाली वायुराशियां प्रवाहित होती हैं तो एक दूसरे के समीप आती हैं। दोनों के मध्य ताप में अंतर की वजह से दाब प्रवणता के प्रभाव से इन पवनों की उत्पत्ति वायुराशियों के रूप में होती है। जैसे मान लिया एक इधर है एक इधर है, यहाँ से वायुराशियाँ आ रही हैं इधर से वायुराशि आ रही हैं, तो दोनों जब टकराती हैं एक दूसरे से ताप में अंतर होता है दोनों में और दोनों एक धारा निकल जाती है, जिसे मतलब पवनों की, इसी को जेट स्ट्रीम कहते हैं। और प्रेशर कोऑर्डिनेट फोर्स है, मतलब इन दोनों के बीच दाब प्रवणता का जो है फोर्स लग रहा है और इससे जेट धारा उत्पन्न हो जा रही है। यहाँ पे जेट धाराओं की विशेषता बताया है इस चित्र के माध्यम से कि जेट धाराओं में ये सरिंग और गर्त के रूप में चलती हैं। ये सरिंग और गर्त के रूप में चलती हैं। तो सरिंग जहाँ बनता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है और चक्रवात की स्थिति होती है और वर्षा होता है। चक्रवात माने कि लो प्रेशर जब बनेगा तो हाई प्रेशर से इसी अंदर आएंगी, अंदर हवाएं जाती हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं हवाएं, तो इसे चक्रवात बनता है। किसमें, क्रस्ट में। क्रस्ट में जो है लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि वायु ऊपर जा रही है। हमने पढ़ा था कि वायु जब ऊपर जाती है तो प्रेशर लो होता है, तो लो प्रेशर की वजह से चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। और ट्रफ में, गर्त में, क्योंकि वायु नीचे दब रहा है तो दबने से हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर से प्रति चक्रवात होता है, क्योंकि जब हाई प्रेशर बनेगा तो हाई प्रेशर से बाहर की तरफ पहुंचने जाएंगी लो प्रेशर की तरफ, तो एक प्रति चक्रवात बनेगा। तो इससे होगा कि जेट स्ट्रीम से चक्रवात और प्रति चक्रवात कैसे बनते हैं, तो यही अब इसमें समझाया गया है जेट की विशेषताओं के बारे में। तो पहला है यह भूविक्षेपीय पौने हैं जो कि समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती हैं। दूसरा है इनका वेग 120 किलोमीटर से 360 किलोमीटर के तक पाया जाता है, इसकी वजह से जेट स्ट्रीम कहते हैं। तीसरा है इनके प्रवाह मार्ग में गर्त के नीचे धरातलीय प्रति चक्रवात
गर्त के नीचे धरातलीय प्रतिचक्रवात क्यों हुआ? क्योंकि हाई प्रेशर बनता है गर्त में, तो हाई प्रेशर बनने की वजह से प्रतिचक्रवात होता है, क्योंकि प्रतिचक्रवात ऐसा होता है जहाँ से पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। बाहर की तरफ, अंदर से जब हाई प्रेशर बनेगा तो बाहर की तरफ जाएंगे, तो इसे पौने हाई अंदर से केंद्र से बाहर की तरफ जाती हैं, तो प्रतिचक्रवात होता है। और चौथा है, जेट धाराओं की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, बल्कि सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण से जो है इनका स्थिति भी चेंज होता रहता है। तो ग्रीष्म काल में ध्रुवों की ओर, जबकि शीतकाल में विषुवत रेखा की ओर ये जेट स्ट्रीम पौने संचरित होती हैं। ध्रुवों की ओर कब होती हैं? ग्रीष्म काल में, और जब शीतकाल में विषुवत रेखा की ओर। इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है जिसे इंडेक्स साइकिल भी कहते हैं। जेट धाराओं के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो जेट धाराओं के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जेट धाराओं के कितने प्रकार हैं? तो पहला तो जेट धारा का प्रकार है उपोष्ण पछुआ जेट। ये उपस्थिति के आधार पर जेट धाराओं को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है उपोष्ण पछुआ जेट। तो उपोष्ण पछुआ जेट होता है जो 25 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में पाया जाता है। और उपोष्ण पछुआ जेट होता है, पछुआ माने कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगी हवाएं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर संपूर्ण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जेट धारा है ये उपोष्ण पछुआ जेट। इसके प्रभाव से गर्त में शुष्क क्षेत्र तथा श्रृंग में वर्षा युक्त दशा रहती है। श्रृंग माने जो ऊपर रहते हैं उसमें वर्षा रहती है, और जो नीचे रहते हैं उसमें शुष्क क्षेत्र रहता है। जैसे कि आपने घाटी वाला देखा होगा, उपोष्ण पछुआ जेट इसी तरह है। फिर है दूसरा ध्रुवीय वाताग्रीय जेट, जो कि 60 से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ में बहता है। इनका यूरोपीय जलवायु पर विशेष महत्व होता है। फिर तीसरा है ध्रुवीय रात्रिकालीन जेट। तो ध्रुवीय रात्रिकालीन जेट जो होता है यह दोनों ही ध्रुवों के ऊपर, चाहे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों के ऊपर रात्रिकाल में क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य ध्रुवों की परिक्रमण करते हुए जो है संचरित होने वाली जेट धाराएं हैं। ऐसे देखो ये परिक्रमण करती हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों की तरफ, तो इन्हें कहते हैं ध्रुवीय रात्रिकालीन जेट, जो कि क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य जो है ध्रुवों की परिक्रमण करती हैं और संचारित होती हैं। तो ध्रुवीय वाताग्रीय, जो इसमें देखो तीनों चित्र दिखाया गया है इस एक चित्र में, जो 25 डिग्री से 35 डिग्री है उसे उपोष्ण पछुआ जेट कहते हैं। 60 से 65 के बीच ध्रुवीय वाताग्रीय जेट, और ध्रुवीय जेट ऊपर जो है ऐसे गोल गोलाई में, ये जो है इधर की तरफ ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 आ रही, तीर लगा दो इधर की तरफ, तो इधर इसको बोलते हैं ध्रुवीय रात्रिकालीन जेट। फिर है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट किसे कहते हैं? तो इसमें भारत का नक्शा मैंने बहुत गलत बनाया है, तो चलो एक बार इसको समझा देते हैं कैसे कैसे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट किसे बोलते हैं। तो मान लिया जैसे ये भारत का, ये हमारा मान लिया ये गुजरात हो गया और ये नेपाल हो गया, चलो ये भारत का नक्शा हो गया। तो भारत के नक्शे में यहाँ पे तिब्बत का पठार है 4000 मीटर के ऊपर। तो इस तिब्बत के पठार से जब जो है यहाँ पे तिब्बत के पठार में क्या होता है, सूर्य की उत्तरायण की दिशा में तिब्बत की पठार 4000 मीटर ऊंची जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, इसमें उष्मा ऑफोर्स होती है। तो जब ऊंचा है तो यहाँ पे उष्मा बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत हाई होगा। तो टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। प्रेशर लो होगा, तो प्रेशर लो होगा और क्या होगा कि सॉरी इसमें देखो थोड़ा इसमें दिक्कत है, क्योंकि गर्मियों में भारत में प्राप्त एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा हमारे जो नोट्स में थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है मुझे। एक बार नोट्स देखते हैं इसमें क्या कहा है। ये वाला चित्र है, तो इस वाले चित्र में यहाँ टेम्परेचर लो दिखा रहा है। तो टेम्परेचर क्यों लो है, कैसे लो है? गर्मियों में भारत में प्राप्त तिब्बत पठार के सूर्य की उत्तरायण की दशा में तिब्बत पठार लगभग 6000 मीटर ऊंची लगभग नग्न ग्रेनाइट चट्टानें उष्मा अवशोषण की तरह टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तथा संवहन को प्राप्त वायु ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रति चक्रवात बनाती है। अच्छा, कह रहा है कि इसमें जो है टेम्परेचर तो हाई रहता है, नीचे टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेशर यहाँ लो होता है, टेम्परेचर ज़्यादा प्रेशर लो, और ऊपर की तरफ वायु ऊपर जाती है, तो जब वायु ऊपर जाती है तो क्या होता है? प्रेशर हाई बन जाता है। यहाँ पे प्रेशर हाई बनने से प्रति चक्रवात निर्मित होते हैं, और इन प्रति चक्रवातों से जो हवाएं चलती हैं चलते चलते पूर्व से पश्चिम की तरफ भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तीव्र गति से इधर की तरफ आती हैं।
तो इसलिए इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पूर्वी तट कहा जाता है। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से कि यहाँ जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से जब वायु ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना। तो यहाँ तो प्रेशर कम होना चाहिए यार, अवतरण के समय प्रेशर कम होना चाहिए। तो टेम्परेचर कम है मतलब कि ऊपर जाने पर सघनता घट रही है, तो जब सघनता घट रही है तो घर्षण बल घट रहा है, तो घर्षण बल घट रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है। अच्छा, ये वाला ट्रिक लगा कि ऊपर जाने पर जो वायु होती है उसका घनत्व जो है कम होता है, घनत्व कम होगा तो घर्षण बल कम होगा, घर्षण बल कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से यहाँ प्रति चक्रवात निर्मित होता है। प्रति चक्रवात से जो वायु चलती हैं, जेट वायु, वो जल्दी बहुत तेजी से आती हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ, इसलिए इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। तो एक बार पूर्व से आती हैं तो पूर्वी जेट, एक बार इसको पढ़ लो। सूर्य की उत्तरायण की दशा में तिब्बत पठार की लगभग 4000 मीटर ऊंची लगभग नगन ग्रेनाइट चट्टानें उष्मा और फूफड़ की तरह टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं तथा संवहन को प्राप्त वायु ऊपरी क्षोभमंडल में प्रति चक्रवात बनाती हैं, जिससे विभिन्न दिशाओं में निकलने वाली पवनों में से एक पवन धारा कोरियालिस बल के प्रभाव से दाहिनी ओर मुड़ती हुई पूर्वोत्तर भारत की ओर प्रवेश करने लगती हैं। इसे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट कहते हैं। चलो ठीक है, पूर्वी जेट समझ में आ गया होगा, यही चित्र है, समझा देना। फिंड लेटर जेट, जिसको समझ में आया है वो ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वो कहीं और से चेक करके कमेंट करेंगे। फिंड लेटर जेट किसे कहते हैं? फिंड लेटर जेट क्या होता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें दक्षिण अफ्रीका का ये भाग है और यहाँ पे एक मोजाम्बिक चैनल पाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका, सूर्य की उत्तरी गोलार्ध, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो दक्षिण अफ्रीका की जो ठंडी वायु होती है वो मोजाम्बिक चैनल की गर्म वायु से अपसरित होती है। मतलब ये हो गया ठंडी वायु और दोनों की, और इधर मोजाम्बिक चैनल से गर्म वायु दोनों अपसरित होकर के इधर की तरफ जो है जेट धारा उत्पन्न करती हैं, जिसका प्रभाव भारत पर होता है। ये हो गया, यहाँ पे चित्र बनाया है मैंने, चित्र को जूम करके दिखा दूँ, चलो तो जूम करके देख लो। एक कोल्ड एयर है, यहाँ मेडागास्कर द्वीप है, इसे मोजाम्बिक चैनल भी बोलते हैं, यहाँ से दोनों अपसरित हुई ऊपर चली गई और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। फिंड लेटर जेट का प्रभाव भारत पर पड़ता है मोजाम्बिक चैनल में। फिर है त्रिकोशीय आयामी परिसंचरण। तो हमने देखा अस्थायी पौने, अस्थायी पौने, स्थानीय पौने, क्षेत्रीय पौने और अस्थानीय पौने। फिर है क्षेत्रीय पौनों में एक त्रिआयामी परिसंचरण होता है, ये होता है क्षेत्रीय पौनों में ही। एक मिनट देखते हैं क्षेत्रीय पौने में होता है या कहीं और होता है। त्रिआयामी प्रवाह, अच्छा ऊर्ध्वाधर संचरण हो गया। त्रियामी प्रवाह एक प्रकार का अलग पौनों का प्रवाह है। तो त्रियामी प्रवाह में हम लोग जो है पढ़ेंगे इसके बारे में। एक तो हो गया हेडली सेल के बारे में, 30 डिग्री, देखो जैसे मान लिया एक लाइन बना दिया हमने, एक लाइन बना दिया, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत है, फिर 30 डिग्री है उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिण गोलार्ध। यहाँ लो प्रेशर था, पता है आपको, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो क्या होता है कि अब हाई प्रेशर से, देखो यहाँ लो प्रेशर है विषुवत पे, कोई उपोष्ण वाला है, ये उपध्रुवी वाला है, ये ध्रुवी वाला है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है पौने, ऊपर ऊपर ऐसे जा रही हैं, फिर इधर चली जा रही हैं। और ऐसे ही यहाँ से लो प्रेशर से यहाँ हाई प्रेशर से लो की तरफ जा रही हैं, तो इधर से आ रही हैं। तो जो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो ये बन रहा है चक्र दोनों, इसे हेडली सेल कहते हैं। और इधर जो बन रहा है इसे फेरल सेल कहते हैं। फेरल के नियम से इधर वायु गति कर रही है, और इधर जो गति कर रही है वो पोलर सेल कहते हैं या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। तो 3 प्रकार के त्रिकोशीय आयाम है, ये चित्र बना देना और ऐसे लिख देना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना तो ये हो जाएगा। फिर है आर्द्रता किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर है आर्द्रता के बारे में। ये हम क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान में सारा चीज़ पढ़ रहे हैं। तो आर्द्रता क्या होती है, तो इसकी आर्द्रता क्या है, परिभाषा क्या है, इसकी विधियाँ क्या है। तो आर्द्रता सबसे पहले वायुमंडल में व्याप्त विभिन्न मौसमिक एवं जलवायु परिघटनाओं में आर्द्रता का विशेष योगदान होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प एवं गैसीय जल की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का मापन ग्रेन द्वारा या हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाली आर्द्रता 2 बातों पर निर्भर करती है, तापमान और धरातलीय जल की उपलब्धता। जैसे तापमान जब ज़्यादा रहेगा तो
जो नीचे जल रहेगा वो जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा, तापमान के जैसे ऊपर जाएगा तो आर्द्रता बढ़ेगी। और धरातलीय जल की उपस्थिति, जब जल उपस्थित रहेगा धरातल पर, तभी ना जल से जल्दी जल्दी वाष्प ऊपर जाएगा तो आर्द्रता ऊपर जाएगी, तो आर्द्रता ज़्यादा बढ़ेगी। तो तापमान और धरातलीय जल की उपलब्धता दोनों से जो है आर्द्रता बढ़ती है। आर्द्रता जो होती है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प होती है और गैसीय जल की मात्रा होती है। आर्द्रता की मापन की विधियां हैं 3: निरपेक्ष, सापेक्ष और विशिष्ट। तो निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट आर्द्रता, जो कि आयतन, भार बटे आयतन में नापी जाती है। मतलब कितनी आर्द्रता जो है, कितना आर्द्रता का भार है कितने आयतन में, मतलब कितना आयतन, कितना जगह है और कितनी आर्द्रता उसमें है, उसी को कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, जब भार बटे आयतन में नापते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता से आशा है दिए गए आयतन पर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जिसे भार बटे आयतन के रूप में मापा जाता है। और केवल अदृश्य जलवाष्प की मापन, इसमें केवल अदृश्य जलवाष्प ही मापा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता में भार बटे भार होता है, मतलब कितना भार आ सकता है वायुमंडल का और कितनी उसमें आर्द्रता है, मतलब कितना आर्द्रता आ सकता है कितनी है, तो इस भार बटे भार में दोनों होता है। और इसमें हम जलवाष्प, जलकण और दोनों शामिल करते हैं। दिए गए कुल भार वाले वायु में जलवाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है, जिसका मापन जो है भार बटे भार में किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता में जलवाष्प के अलावा वायुमंडल में उपस्थित जलकण एवं हिमकण को भी मापा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता में क्या होता है कि वायु में उपस्थित कितनी आर्द्रता है और वायु की आर्द्रता सामर्थ्य, मतलब कितनी आर्द्रता वायुमंडल रख सकती है, उसके बटे से ऊपर वाला कितनी है, गुणे 100 कर देंगे तो सापेक्ष आर्द्रता निकल जाएगा। तो इसका परिभाषा क्या है? किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा उसी ताप पर वायु की आर्द्रता को ग्रहण करने की शक्ति के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। फिर स्पष्ट है कि सापेक्ष आर्द्रता जो है तापमान एवं आर्द्रता को प्रभाव पड़ेगा। जब ताप बढ़ाएंगे तो Hc माने होता है कि वायु की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, मतलब जो सामर्थ्य है, ताप बढ़ाएंगे तो सामर्थ्य बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी खींचेगा, और जिससे जब सामर्थ्य बढ़ेगा तो नीचे है R, तो सापेक्ष वेलोसिटी घटेगी। मतलब तापमान बढ़ाने से सापेक्षिक आर्द्रता घटती है और तापमान घटाने से सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। ये इसी फार्मूले से आपको समझ में आ जाएगा। यदि दिए गए तापमान में वायुमंडल की आर्द्रता, सामर्थ्य एवं स्थिति आर्द्रता बराबर हो जाए, मतलब ये नीचे वाला ऊपर वाला दोनों बराबर हो जाए, तो इसे संतृप्तावस्था कहते हैं। मतलब जितना जगह है उतना भर गया तो संतृप्त हो गया, 100% आर्द्रता। वायु जिस तापमान पर संतृप्त होती है उसे ओसांक बिंदु तापमान कहा जाता है और जल सीकर बनते हैं उस समय। और इसी तरह संतृप्तावस्था अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे प्राप्त होती है तो उसे हिमांक बिंदु ताप कहते हैं और हिमकण बनते हैं इस समय। तो ओसांक एवं हिमांक बिंदु ताप के उपरांत वायुमंडलीय आर्द्रता एकत्रित होने लगती है, जिसे संघनन कहते हैं। जब ये तापमान प्राप्त होता है तो संघनन होता है। संघनन के फलस्वरूप जब ओसांक बिंदु तापमान होता है, मतलब जब 0 डिग्री से ऊपर जब बनता है क्या हिमकण, जब 0 डिग्री ऊपर आर्द्रता जो है सामर्थ्य संतृप्त होता है तो जल सीकर बनता है। और 600 माइक्रोन से ज़्यादा जब जल सीकर बनते हैं तो जलबूंद मिलकर बनाते हैं। जल सीकर से जलबूंद बनता है कब? जब 600 माइक्रोन से ज़्यादा रहेंगे। और इधर जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर संघनन होता है तो हिमकण बनते हैं, हिमांक बिंदु ताप कहते हैं इसे। फिर उसके बाद हम संघनन के बारे में अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में संघनन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, संघनन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।